जो भी परीक्षा आयोजित हो, चाहे वो उप निरीक्षक की हो, चाहे रेट की हो, चाहे और कोई परीक्षा रही हो, पटवारी की रही हो, ग्राम सेवक की रही हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं रही जिसमें परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ हो। आज बेचारे, ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया, उसके बावजूद भी वो ये नहीं मानते कि हमें जनता नकार चुकी है। अगर ये परिवारवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि खंडेला क्षेत्र बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। चाहते तो क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा केवल व्यक्तिगत तौर पर अपने तक ही सीमित रही। निश्चित रूप से पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सीकर सर्च पर। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं, हम खंडेला विधानसभा से जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि को अच्छे तरीके से जान सकें, पहचान सकें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं खंडेला से लालचंद जी खैरवा। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी अच्छे समाज सुधारक रहे हैं, समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ आपका गांव है, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो संपन्न हुई है? आशीष जी, खंडेला क्षेत्र का एक छोटा सा गांव प्रतापुरा, जहां मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद मैं गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर समरपुरा गांव, जहां पर सेठ कालूराम जी विजयवर्गीय ने एक संस्था बनाई और उस राजकीय संस्था में मिडिल क्लास पास करने का अवसर मिला। तत्पश्चात संस्कृत शिक्षा, हमारे पिताजी और ये 2 भाई थे, उनकी इच्छा थी कि हम संस्कृत शिक्षा प्राप्त करें, तो मेरे और भतीजे को दोनों को संस्कृत शिक्षा में दाखिला दिलवाया श्री माधोपुर के बाद में जब उच्चतर शिक्षा वहाँ नहीं थी तो मैं फतेहपुर जाना पड़ा, और फतेहपुर के बाद में फिर जो है स्नातकोत्तर की उपाधि संस्कृत से प्राप्त की और बीएड किया। तो एक ये भी विडंबना क्या आप नहीं देखते हैं कि आपको उस शिक्षा यहाँ पे आसपास में प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण आपको फतेहपुर जाना पड़ा? इसके लिए यहाँ के क्षेत्र के जो चुनिंदा राजनीतिज्ञ थे, उनका क्षेत्र के प्रति अलगाव रहा, वरना शेखावाटी के एक छोटे गांव में भी उस ज़माने में महाविद्यालय हुआ करता था, जिस ज़माने में शिक्षा का कोई नाम नहीं लिया जाता था। खंडेला क्षेत्र निश्चित रूप से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। इसके लिए चाहे दोषी यहाँ के जो भी पूर्व राजनीतिज्ञ रहे हैं उनको ही देना चाहूँगा। राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। क्या परिवार से किसी ने राजनीति की है आपसे पहले? आशीष जी, राजनीतिक पृष्ठभूमि का मैं बखान करूँ आपसे, छात्र जीवन में ही मुझे राजनीति का शौक रहा। सांगठनिक रूप से एबीवीपी के माध्यम से मैं पहले जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, और उसके बाद में हमारा पूरे विधानसभा क्षेत्र में खैरवा परिवार एक है। उस परिवार से लोगों ने हमारे बड़े भाई को सरपंच बनाया। भाभी जी को आदरणीय महादेव सिंह जी के धर्मपत्नी के सामने पहला चुनाव लड़ने का अवसर मिला। जनता ने हमें समर्थन दिया, मत दिया। महादेव सिंह जी की धर्मपत्नी जी को हमने हराया, पार्वती जी को। उसके बाद में जिला परिषद का चुनाव भाभी जी ने जिला परिषद से लड़ा, हम अच्छे वोटों से चुनाव जीते। उसके पश्चात भादवाड़ी से हमें फिर पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा, और उसमें भी जनता ने हमें प्रबल समर्थन दिया। और उसके पश्चात हमें नीमड़ा पंचायत समिति का जो वार्ड था, नीमड़ा से आदरणीय हनुमान सिंह जी की धर्मपत्नी जी के सामने हमें चुनाव लड़ना पड़ा, और उसमें भी हमें जनता ने मत और समर्थन देकर के विजयश्री का वरण दिया। तो मैं ये मान सकता हूं कि हमारा क्षेत्र राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं था पहले, उसके बावजूद लोगों का सभी जातियों में एक अच्छा सामंजस्य होने के कारण से, हमारी अच्छी छवि होने के कारण से, ईमानदार छवि होने के कारण से लोगों ने हमें स्वीकार किया और अच्छा समर्थन और मत दिया। जी, और फिलहाल में आप खंडेला से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। जी। तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे तहसील में देख लीजिए, प्रशासनिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं होती है तब तक कहीं का भी विकास नहीं हो पाता। खंडेला की प्रशासनिक स्थिति आप क्या देखते हैं? यहाँ की प्रशासनिक स्थिति के बारे में आपसे निवेदन करूं, प्रशासनिक स्थिति के रूप में यहाँ हर चाहे नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, उपखंड कार्यालय हो, यहाँ पर सारे दलाल बैठे हुए मिलते हैं।
आप किसी भी कार्यालय में चले जाएं, वहां पर दलालों की एक चेन बनी हुई है और दलाल मुक्त खंडेला जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ खंडेला का विकास चहुमुखी नहीं हो सकता। इन नेताओं में यहाँ खंडेला में गोटा उद्योग, जो उस जमाने से गोटा उद्योग के नाम से खंडेला को जाना जाता था, उस गोटा उद्योग को राजनीतिक उपेक्षा के कारण से यहाँ का गोटा बिल्कुल मृतप्राय हो गया और यहाँ पायराइट फास्फेट का जो एक बड़ा कारखाना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वहाँ पर उसमें अगर तत्कालीन राजनीतिज्ञ अगर उसमें दाखिलांदाजी करते तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता था और यहाँ के हजारों बेरोजगार युवकों को उसमें नौकरी का अवसर मिलता। लेकिन राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होकर के आज वो बिल्कुल खत्म कर दिया। और एक बार की मैं आपको निवेदन करूं, तत्कालीन रसायन उर्वरक मंत्री थे सीताराम जी ओला जी। उन्होंने यहाँ एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में आदरणीय महादेव सिंह जी उनसे उलझ गए। होना यह चाहिए था कि क्षेत्र के विकास के लिए उन मंत्री से सामंजस्य बिठा करके चलते तो निश्चित रूप से एक कारखाना स्थापित होता और यहाँ हजारों युवकों को जो है ना काम करने का अवसर मिलता। उसको खत्म कर दिया उन्होंने। जी, देखा जाए तो महादेव सिंह जी भी कैबिनेट में मंत्री रहकर आ चुके हैं, बंशीधर जी हैं राज्य मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल में भी खंडेला की ये स्थिति बनी हुई है, तो क्या आप इसे उपेक्षा करार देंगे? मैं निवेदन करूं आपसे, आदरणीय महादेव सिंह जी सेंट्रल मिनिस्टर रहे, 6 बार विधायक भी रह चुके, लेकिन खंडेला के विकास के मामले में उन्होंने कभी सेंट्रल मिनिस्टर रहते हुए एक भी सड़क अगर वो साबित कर दें कि मैंने खंडेला क्षेत्र में या पूरे सीकर जिले में कहीं दी हो तो मैं आप जैसे कहें वैसे मानने को तैयार हूं। और 6 बार विधायक रह गए, कभी भी विधानसभा में खंडेला क्षेत्र की चाहे पेयजल की समस्या हो चाहे बेरोजगारी की समस्या हो कभी नहीं उठाई उन्होंने। और एक रॉयल में यूरेनियम की जो बड़ा प्लांट लग रहा है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है यूरेनियम डिपार्टमेंट का, वहां पर भी बताया जा रहा है कि खंडेला के स्थानीय लोगों को रोजगार बहुत कम मिलेगा, जितना होना चाहिए उससे कम मिलेगा। तो इसमें क्या कोशिशें और हो सकती है ताकि खंडेला का जो युवा है वो बेरोजगार ना रहे? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये चाहिए कि यूरेनियम का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित होना है, उस यूरेनियम के प्रोजेक्ट में जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे राजनीतिक के रूप में, राजनीतिक अगर सुचिता को अगर कोई रखने वाला हो तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की भागीदारी, हमारे बेरोजगार युवकों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जानी चाहिए, तभी यहाँ पर क्षेत्र का भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप खुद शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हैं जी। आरपीएससी का लगभग हर पेपर इन दिनों लीक हो रहा है कांग्रेस सरकार में, और कई भर्तियां आ रही है, बेरोजगार जो युवा है हर बार उनको हताशा मिलती है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में पहली बार आरपीएससी एक बहुत अच्छी संस्था थी। उस आरपीएससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई और राजस्थान में इस तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार है उसके समय से उस 4.5 साल में जो भी परीक्षा आयोजित हुई, चाहे वो उपनिरीक्षक की हो, चाहे रीट की हो, चाहे और कोई परीक्षा रही हो, पटवारी की रही हो, ग्राम सेवक की रही हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं रही जिसमें परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ हो। आज बेचारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो अपना पेट पाल करके अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देने के लिए उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको अच्छी तैयारी के लिए वो अपना पेट काट करके उनको अन्य क्षेत्रों में जो है कोचिंग के लिए छोड़ते हैं और परिणाम ये आता है कि पेपर आउट हो गया, उसके बाद में वो हताश होकर के बेचारे घर पे बैठ जाते हैं। अभी एक ताजा मामला आया है, जालौर जिले के सांचौर से एक गांव के लगभग 100 एसआई बने हैं। क्या उसमें लगता है, जबकि सरकार कह रही है कि नहीं विधिवत रूप से सारी प्रक्रिया हुई है, इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं है? यह तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। मतलब आप देखेंगे कि राजस्थान किसी भी एक जिले से 200 उपनिरीक्षकों का बनना और वो भी सीरियलवार बनना, ये निश्चित रूप से धांधली का प्रतीक है। कोई भी परीक्षा उठा करके आप देख लीजिए, 4.5 साल में राजस्थान के अंदर कांग्रेस शासन में जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं वो सभी परीक्षाएं किसी न किसी रूप में उनमें धांधली हुई है और धांधली होकर के बेरोजगार युवकों के साथ में धोखा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जी। राजनीतिक विरोधियों पर कोई टिप्पणी? राजनीतिक विरोधी, मैं ये कहना चाहता हूं कि खंडेला में 2 परिवार रहे जी। एक आदरणीय गोपाल सिंह जी का और दूसरा आदरणीय महादेव सिंह जी का। गोपाल सिंह जी के बेटे राजनीति में आए, उनके बाद में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और बेटे को राजनीति में उतारा। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया, उसके बावजूद भी वो ये नहीं मानते कि हमें जनता नकार चुकी है। और यही स्थिति आदरणीय महादेव सिंह जी के है। महादेव सिंह जी के बाद में पार्वती जी के बाद में गिरिराज जी, इनका एक क्रम बना हुआ है, उनकी धर्मपत्नी भी है।
तो ये कभी भी राजनीति में नहीं छोड़ना चाहते। इस कारण से मैं ये कह सकता हूं कि जो परिवारवाद है, इस कारण से हमारे खंडेला क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। अगर ये परिवारवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में कि खंडेला क्षेत्र बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। गिरिराज जी तो इस बार टिकट लेने के मूड में भी है कांग्रेस से। अब टिकट तो ये बड़े धरोहर हैं इनके पास में, पार्टी के आला कमान तक पहुंच है, और ये तो सारे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। किसी न किसी रूप में कैसे भी टिकट हत्या करके जनता के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं, जो जनता उसको भोग रही है। भारतीय जनता पार्टी को आपने चुना है। आप खुद सरकारी सेवा में थे, शिक्षा विभाग में थे, अच्छी खासी पोस्टिंग आपकी थी। जरूरत नहीं थी कहीं भी राजनीति में आने की, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर राजनीति में कदम रखा है जी। क्या वजह है? मैं आशीष जी ये कहना चाहूँगा, मैं खंडेला क्षेत्र में ही ज़्यादा मुझे सेवा करने का अवसर मिला। भले ही मेरी 13 साल की सर्विस श्री माधोपुर क्षेत्र की रही, उसके अलावा मेरी खंडेला क्षेत्र की सर्विस रही। सेवा में रहते हुए मैं सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़ा रहा, चाहे हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी इसलिए जुड़ा रहा, और मेरी रुचि भी थी। यहाँ जब लोगों की परेशानियों को देखता था तो यहाँ पर तो सब कुछ आकंठ डूबा हुआ था। तो इस पराकाष्ठा को जब मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बदलाव किया जाना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, जनता के माध्यम से उठानी चाहिए, तो मैंने राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। और सेवानिवृत्ति लेने के बाद में मेरा ये मानस है कि जनता के वादे पे खरा उतरूं और उनकी तत्परता से सेवा करूं, और एक आम जन गरीब को गणेश मान करके यहाँ सेवा की जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता का बहुत भला होगा। आज पेयजल के मामले में खंडेला की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई। आज खंडेला खाली होने के कगार पे आ गया। नांगल से अगर अभयपुरा नांगल से अगर ये पानी नहीं मिलता तो आज खंडेला कभी का खाली हो चुका होता। अब भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना है, जिसके हमारे जो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको जिम्मा आदरणीय मोदी जी ने दिया, और उनकी ये इच्छा थी कि राजस्थान में हर घर में पानी मिले। तो आज उस योजना को भी, और स्टेटों में जो योजना 70% क्रियान्वित हो चुकी है, आज राजस्थान में 30% जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इसका कारण है राजनीतिक उपेक्षा। यहाँ के स्थानीय विधायक कहते हैं मैंने कोठड़ी में बांध बनवा दिया है, पेयजल की समस्या नहीं होगी, क्या कहना चाहिए? कोठड़ी का बांध आज से 20 साल पहले भी उन्होंने घोषणा की थी। जब राजनीति में वो कदम रखा था उन्होंने, उस जमाने में उन्होंने घोषणा की थी कि कोठड़ी का बांध बनेगा। अगर ये बांध 20 साल पहले बन चुका होता तो आज खंडेला पानी की स्थिति में त्राईमाम की स्थिति में नहीं आता। क्या ये जो बांध है वो राजनीतिक मतभेदों में उलझ कर रह गया था इतने दिन? उपेक्षा का शिकार रहा। कभी उन्होंने चाहा नहीं कि क्षेत्र का विकास हो, कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि हमारी जनता को जो पीड़ा हो रही है उसका कभी हम आगे चल करके, चाहे विधानसभा में, अब विधानसभा में उनको अच्छा अवसर मिला, आदरणीय गहलोत जी के काफी नजदीक रहे, चाहते तो क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा केवल व्यक्तिगत तौर पर अपने तक ही सीमित रही, क्षेत्र के विकास की नहीं रही। कोठड़ी बांध जो बना उसके पास में जो हमारे पूर्व मंत्री हैं उनका एक बड़ा क्रेशर वहां पर लगा हुआ है, आदरणीय बंशीधर जी का। उस क्रेशर को बचाने के लिए उस बांध की दिशा ही चेंज कर दी, और किसानों की जो बेशकीमती जमीन थी उसका वापस करके, और किसानों के गले के ऊपर एक बड़ा कुठाराघात आदरणीय महादेव सिंह जी ने किया है। तो ये दोनों नेता हैं, परिवारवाद को चलते हुए ये दोनों नेता आपस में एक हैं। इसका ताजा उदाहरण अगर आप पूछें तो रिंगस जाकर के रिंगस नगर पालिका से इसकी रूबरू आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये दोनों किस तरह से मिले हुए। तो परिवारवाद खत्म होना चाहिए और लोकतंत्र की इकाई यहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। खंडेला में रोजगार के लिए क्या एक रिको क्षेत्र भी स्थापित होना चाहिए? खंडेला में अब देखो इतना बड़ा क्षेत्र है, आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज खंडेला क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां औद्योगिक इकाई नहीं है। अगर यहां पर औद्योगिक इकाई स्थापित होती तो यहां के हजारों नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलता, और किसी रूप में पैसा यहां पर मार्केट में आता, और मार्केट में जब पैसा आता तो मार्केट भी ऊपर उठता और यहां के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन इनकी कभी भी यह सोच नहीं रही कि यहां पर क्षेत्र का विकास हमें औद्योगिक रूप से किया जाना चाहिए। आज पास में श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 4 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, 4 औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में वहां के लोग रोजगार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं
दुल्हेपुरा आए थे, उन्होंने बयान दिया था कि महादेव सिंह जी खंडेला अगर मुझे कहते तो मैं खंडेला को भी जिला बना देता। जिला चलो नहीं, मांग नहीं करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि इतने बड़े सपने ही नहीं है। तो क्या उस हिसाब से भी विकास हुआ है? क्योंकि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री बात कर रहे थे वो बहुत कुछ देना चाहते थे, शायद बहुत कुछ देना चाहते थे। मैं निवेदन करूं आपसे, दूदू ग्राम पंचायत थी, नगरपालिका की घोषणा होते ही जिले की इकाई स्थापित कर दी। अगर महादेव सिंह जी अगर राजनीतिक शुचिता रखते, और आदरणीय गहलोत साहब आज महादेव सिंह जी की वजह से मुख्यमंत्री हैं, अगर महादेव सिंह जी चाहते तो निश्चित रूप से खंडेला या रिंगस में से दोनों मुख्यालय एक जिला मुख्यालय बनाया जा सकता था, जिसमें श्रीमाधोपुर का क्षेत्र, आपका चौमू क्षेत्र, ये सारा यहाँ पर स्थापित हो सकता था। कुछ हिस्सा उदयपुर, इसका दांतारामगढ़ का आ जाता, और कुछ हिस्सा जो है इधर से हमारे पिपराली का आ जाता। जी बिल्कुल। महादेव सिंह जी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि नीम का थाना कभी जिला ही नहीं बनेगा, और अब बनी गया। मेरी चली तो मैं रिंगस को जिला बनाऊंगा। भाई उनकी तो, मेरी बात सुनो, ये तो दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। राजनीतिक रूप से आज पूरे राजस्थान को पता है कि आदरणीय महादेव सिंह जी इन गहलोत जी के कितने नजदीक हैं। किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना, ये सारी चीजें सब जानते हैं लोग। इसके बावजूद ये कहना कि मेरी चलती तो मैं रिंगस को बनाता, अगर उनकी चलती तो आज कांवट में तहसील बन सकती थी, कांवट में नगरपालिका स्थापित हो सकती थी। हमारे विधानसभा का बहुत बड़ा कस्बा है, और उस जमाने से बहुत बड़ा कस्बा है जिस जमाने में सेठाना हुआ करता था। कांवट के लोग बहुत आगे तक भी औद्योगिक क्षेत्र में और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत आगे पहुंच रखते हैं। उसके बावजूद भी उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई, और उस उपेक्षा का शिकार आज भी कांवट की जनता अपने आप को महसूस कर रही है कि हमें इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वहां थाना भी स्थापित किया जा सकता था, वहां पर तहसील भी बनाई जा सकती थी, वहां नगरपालिका स्थापित की जा सकती थी, वहां पर कॉलेज, राजकीय कॉलेज भी खोला जा सकता था, लेकिन आज कांवट को वंचित कर दिया गया। ग्राम पंचायत कार्य कर रही है, ग्राम पंचायत कांवट में कर रही है। आज मैं बताऊं आपको, खंडेला में 2 राजकीय कॉलेज स्थापित किए इन्होंने। एक पीजी गर्ल्स कॉलेज खोला और एक जनरल को एजुकेशन का कॉलेज खोला। दोनों अपने गांव ले गए। यहाँ की बच्चियां आज 3 बसें चेंज करके, चाहे वो गोकुल का बास की हों, दूध वालों के बास की हों, चाहे और इधर कोठड़ी की हों, केरपुरा की हों, कारोई की हों, सलेदीपुरा की हों, किसी दूरी के हिसाब से 3 जगह बसों का परिवर्तन करके, और फिर उन बच्चियों को उनके गांव जाना पड़ता है। और नाम के आगे ये जो नेता हैं अपने नाम के आगे भी खंडेला लगाते हैं, जबकि खंडेला के प्रति इनके विकास की कभी भी रुचि नहीं रही, जिसके कारण से आज खंडेला उपेक्षित रहा। ये सारी चीजें तहसील मुख्यालय पे होनी चाहिए थी, तहसील मुख्यालय पे होनी चाहिए थी। कम से कम बच्चियों का महाविद्यालय वो खंडेला में स्थापित किया जाना चाहिए। बच्चे तो चलो अपन ये मानते हैं कि बच्चे एक बस नहीं 2 बस पकड़ करके भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को कितनी परेशानी होती है, किस तरह से माँ बाप इस चकाचौंध की इस दुनिया में अपने बेटियों को किस तरह से बाहर निकाल करके भेजते हैं। और वो बच्चियां चाहे बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, 3-3 बसें परिवर्तित करके अगर महाविद्यालय का मुंह देखती हैं, तो इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। बीजेपी से टिकट की दावेदारी आप खंडेला से इस बार पेश कर रहे हैं जी, कितना क्या आपको लगता है कि टिकट मिल जाएगी? मैं ये यदि अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं आशीष ये बताऊं, मेरा उद्देश्य यहाँ की जनता की सेवा करने का था। पार्टी अगर ये मानती है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये मानती है कि एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दी जानी चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा। अदरवाइज पार्टी जो भी आदेश देगी उसको मानने के लिए तैयार हूँ। इस बार कितने मतदाताओं को आप रिझा सकेंगे? देखिए, लोकतंत्र में मतदाता ही बड़ी धुरी है। मतदाता चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब आदरणीय हरलाल सिंह जी का टिकट कटा था, जनता ने महसूस किया कि भाई एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, अच्छे लोक सेवक हैं, तो जनता ने उनको निर्दलीय चुनाव जिता दिए। और क्या स्थिति आप खंडेला की वर्तमान में देखते हैं, और जो विधानसभा चुनाव निकट हैं, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार के नेता को आपको चुनने की जरूरत है? मेरा एक ही है, यहाँ पर ये जो दलाली प्रथा है, दलाल मुक्त खंडेला होना चाहिए, और एक परिवारवाद की जो स्थिति है हमारे खंडेला क्षेत्र में, वो निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। अगर खंडेला का विकास होना है तो जब तक ये परिवारवाद खत्म नहीं होगा, तब तक खंडेला विकसित खंडेला के रूप में नहीं देखा जा सकता। मैं यही कहना चाहूँगा कि खंडेला के प्रत्येक मतदाता को आगे बढ़ करके इस परिवर्तन की और आगे कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि खंडेला का विकास हो सके। आज आपने देखा होगा, सीकर जिले की, नीम का थाना जिले की घोषणा हुई।
नीमका थाना के समीपस्थ जो हमारे 2 LR सर्किल हैं, कांवट और चौकड़ी, कांवट और बासड़ी, 2 LR जो सर्किल हैं, उनके सभी मतदाता, सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारा जिला नीमका थाना होना चाहिए, जो 30 किलोमीटर दूरी पर है। आंदोलन भी आप लगा, हाँ, 30 किलोमीटर दूरी पे हैं, उन्हें 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। आज अगर राजनीतिक सुचिता अगर महादेव सिंह जी रखते तो इन 2 LR सर्किल्स के जो ग्राम पंचायतें हैं, उन लोगों को नीमका थाना जिले में उनको समायोजित करवाना चाहिए था, आगे होकर के करवाना चाहिए था। लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनको समस्या आ रही है? मैं बताऊं आपको, गढ़भोपजी, लोरवाड़ा, कांवट, जुगलपुरा, भादवाड़ी, पिपलोद का बास, सुजाना, चौकड़ी, बासड़ी, दूलेपुरा, ये जो 10 ग्राम पंचायतें हैं, उनके लोग तो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। उन्हें 80 किलोमीटर जाना पड़ता है, सीकर कोई भी काम होता है जिला हेडक्वार्टर का, और नीमका थाना केवल मात्र 25 से 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इन पंचायतों के लगता है। लेकिन एक जिद के कारण से आदरणीय गहलोत जी को बरगला करके, जबकि चाहिए यह था कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करके, यहाँ की समस्या लोगों की सुन करके फिर जो है ना जिले की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए थी। यहाँ पर हमने संघर्ष समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतवार संघर्ष का भी गठन किया था। हम विशेष अधिकारी महोदय से भी मिले थे, और हम जो राजस्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनको भी ज्ञापन देकर के आए थे। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी संघर्ष समिति में आते हैं, लेकिन संघर्ष समिति में आने के बाद में वहाँ रिंगस में अलग बयान देते हैं और यहाँ आकर के अलग बयान देते हैं। अगर उनकी सुचिता भी यह हो कि हमें निश्चित रूप से इनके साथ में जो पीड़ा है, कांवट क्षेत्र के साथ में जो पीड़ा है, उस पीड़ा का अगर उनके मन में 1% भी अगर हो तो जनता में आकर के उनको उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आप वोट क्यों करें। मैं इसलिए कहता हूँ, साफ छवि को व्यक्ति पसंद करता है। मेरी यहाँ पर ईमानदार कार्यशैली रही है। मैंने राजकीय सेवा में रहते हुए भी बहुत अच्छा काम किया। राज्यपाल महोदय से मुझे सम्मान मिला 2001 में, और मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहा। और मेरी सेवा में रहते हुए मैंने राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा प्रतियोगिता का भी संचालन किया, जिसमें मुझे प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने मुझे सम्मानित किया था, और उपखंड स्तर पे तो मैं करीब 10वीं बार सम्मानित हो चुका। तो निश्चित रूप से मेरी ये है कि क्षेत्र के विकास में मैं अहम भागीदारी निभाऊं, और एक जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे बैठा जो व्यक्ति है, उसको राजकीय जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, और बिना किसी दलालों के हर व्यक्ति का काम निश्चित रूप से यहाँ हो, तो ही निश्चित रूप से आपसे मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि आप मुझे वोट कास्ट करें। जी, आप नीमका थाना में जो समीपस्थ गांव पड़ते हैं, उनको नीमका थाना में जोड़ने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, जो खंडेला के गांव हैं। तो आप जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो महादेव सिंह जी, कभी उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है, या आपसे या फिर जो भी आंदोलनकारी हैं, जो भी ग्रामीण वहाँ के हैं, उनसे संपर्क करने का कभी प्रयास किया है उन्होंने? मैं आशीष से निवेदन करूं, अगर ऐसी राजनीतिक सुचिता होती तो आप गढ़भोप जी के जो आने वाले गांव हैं, गोपालपुरा वगैरह, लोरवाड़ा है, कांवट है, जुगलपुरा है, भादवाड़ी है, ग्राम पंचायत पिपलोद का बास है, ग्राम पंचायत सुजाना है, ग्राम पंचायत दूलेपुरा है, ग्राम पंचायत बासड़ी है, ग्राम पंचायत चौकड़ी है, आप जाकर के भौगोलिक स्थिति का आकलन कर लें, वहां की जनता से रूबरू हो लें। महादेव सिंह जी को सब पता है। महादेव सिंह जी 6 बार विधायक रह चुके और 1 बार सांसद रह चुके, उन्हें हर व्यक्ति का पता है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि हमारे व्यक्ति को किसी प्रकार की राहत मिले। अगर उनके मन में 1% भी अगर कसक होती कि हमारे खंडेला विधानसभा क्षेत्र के व्यक्तियों को लाभ मिले, तो निश्चित रूप से इन पंचायतों को वो नीमका थाना की वकालत करके और नीमका थाना में जुड़वा दें। तो ये थे आज हमारे साथ लालचंद जी खैरवा, जिनका साक्षात्कार आपने देखा है। कितने योग्य हैं खंडेला के आगामी विधायक बनने के लिए, कितनी क्या क्षमता है इनमें। साफ छवि के, सरल स्वभाव के, ईमानदार नेता हैं। सरकारी जॉब करते थे, नौकरी करते थे, वो छोड़कर समाज सेवा के लिए कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए आए हैं। कितनी क्या सभी दर्शकों को लगता है कि किस प्रकार से चुनाव जीत पाएंगे, और जीत पाएंगे तो कितना क्या विकास कर पाएंगे, वर्तमान की जो खंडेला की स्थिति बनी हुई है उसमें कितना क्या सुधार कर पाएंगे, ये आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।